हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक है। इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे थे। इससे पहले उसका एक वीडियो देख चुके हैं। ये है हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 2। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। यूँ तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। तो ये लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार के साथ साथ कांस्य का भी प्रयोग भली भांति करते थे। समानतः कांसा जो तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता है, तो कांसा क्या है, तांबे और टिन का मिश्रण होता है कांसा। पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतया से नहीं मिलते हैं। देखिए, कांसा तांबा और टिन से बनता था, तो ये दोनों ही यानी तांबा और टिन हड़प्पाई लोगों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा कांसे का औजार नहीं देखने को मिलते हैं। आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि अयस्क यानी जिससे तांबा निकाला जाता है, ताम्र खनिज की अशुद्धियों से लगता है कि वह तांबा राजस्थान की खेतरी ताम्र खानों से मंगाया जा सकता था। अब देखिए, जो तांबे की अशुद्धि थी तांबे के खनिज की जो अशुद्धि थी, उससे ये लग रहा है कि राजस्थान के खेतरी ताम्र खदान से मंगाया जाता था। हालांकि बलूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था। टिन शायद अफ़गानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। टिन कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से, वो भी कठिनाई के साथ। यद्यपि बताया गया है कि टिन की कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में भी पाई गई। तो हजारीबाग और बस्तर में टिन की कुछ पुरानी खदानें भी पाई गई हैं। आगे समझते हैं। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं, उनमें टिन की मात्रा कम है। तो टिन की मात्रा कम है, जो भी कांसे के हथियार मिले हैं या औजार मिले हैं, उसमें टिन की मात्रा कम है। फिर भी ये जो कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं, वे नगर नहीं हैं, मतलब इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कमेरो यानी कांस्य शिल्पी, जो कांस्य के सामान बनाते थे उसको कमेरो कहते हैं, के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि वे प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बर्छा, ये सब बनाते थे। यानी मूर्ति के अलावा वो हथियार भी बनाते थे। फिर कह रहा है कि हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदाड़ो से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। तो वो लोग कपड़े भी बनाते थे सूती और उस पर छपाई भी करते थे। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कताई क्या होता है, जो धागा बनाने का टेक्निक है उसको कताई कहते हैं। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। तकली लट्टू की तरह होता है, उसमें घुमाकर धागा बनाया जाता है पिरोकर। तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य यानी राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। इससे राजगिरी स्थापत्यों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास मिलता है। यानी देखिए, वहाँ के जो विशाल इमारत बने हैं ईंटे के, उससे ये पता चलता है कि वहाँ स्थापत्य जो राजगीर होते हैं उनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा था। फिर कह रहा है कि हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। जैसा कि आगे बताया जाएगा, मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। देखिए, वो लोग नाव भी बनाना जानते थे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर कह रहा है मिट्टी की मूर्तें और मिट्टी की पुतलियाँ बनाते थे। मिट्टी की मुहरें और मिट्टी की पुतलियाँ बनाते थे। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफ़गानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। तो ये लोग क्या थे, जो स्वर्णकार थे वहाँ के, यानी जो ज्वेलरी बनाते थे, वो चांदी, सोना और रत्न का आभूषण बनाते थे। ये देखिए फिगर जो है आभूषण का। उसके बाद देखिए, ये कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान से है वहाँ से सोना चांदी मंगाते थे और रत्न जो है वो दक्षिण भारत से आते थे। फिर कह रहा है कि हड़प्पाई कारीगर मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। हड़प्पाई लोगों की मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। जो मृद भांड बनाते थे हड़प्पाई लोग,
चिकने और चमकीले थे। आगे समझते हैं। आगे देखिए व्यापार के बारे में समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार कैसे थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मुहरों यानी सील या सिक्का कह सकते हैं, एक रूप लिपि और मानकृत माप तौल के अस्तित्व भी होती हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो व्यापार है उसका पता कैसे चला कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में केवल अनाज के कोठरों की वजह से नहीं है, वहाँ पे क्या ढेर सारी मिट्टी की मुहर भी मिली हैं जो मानकृत माप तौल के अस्तित्व भी होती हैं। तो देखिए क्या क्या मिली है, मिट्टी की मुहर से पता चला है व्यापार होता था, और बड़े बड़े कोठार थे, और क्या थे, मानकृत माप तौल के लिए तराजू वगैरह थे। इससे वहाँ के व्यापार का पता चलता है। आगे समझते हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को लोग मेटल का सिक्का यानी मेटल का कॉइन या धातु का सिक्का नहीं यूज करते थे। फिर है कि संभव है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। तो देखिए वो लोग मेटल का सिक्का नहीं यूज करते थे, लेकिन क्या था, वो लोग विनिमय यानी एक्सचेंज द्वारा सामान दे के ही सामान के बदले सामान लेते थे, वो लोग इस तरह से करते थे। आगे समझते हैं। कह रहा अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नाव है ये, नाव और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते और वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। तो देखिए वस्तुओं के बदले धातुएं कहाँ से लाते थे, पड़ोस के इलाकों से लाते थे। फिर कह रहा है वे अरब सागर के तट पर जहाज रानी करते थे। जहाज रानी मतलब बंदरगाह, जहाज रानी करते थे। वे पहिया से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। तो पहिया भी वो लोग बनाना जानते थे, और कैसा, वो ठोस पहिया। फिर आगे है, लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करते थे। इक्का मतलब घोड़ा गाड़ी, जिसमें आगे बैल या घोड़ा बांध के खींचते थे, उसको इक्का कहते हैं। तो इक्का का प्रयोग करते थे, पर उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। आरेदार पहिए नहीं, प्लेन पहिया यूज किया जाता था। फिर कह रहे कि हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी था। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। तो देखिए मध्य एशिया के साथ भी उनका व्यापार था। किस वजह से, देखिए अफ़गानिस्तान में अपना वाणिज्य बस्ती स्थापित किए थे, उसके सहारे क्या करते थे, वो मध्य एशिया से भी व्यापार करते थे। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात देखिए मेसोपोटामिया का 2 नदी है, तो वहाँ के सभ्यता में दजला फरात यूज होता है। तो वही कह रहा है कि दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी व्यापार चलता था उनका, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। फिर आगे देखते हैं। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अब देखिए मेसोपोटामिया में क्या हुआ, हड़प्पा के मुहर निकले हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि देखिए मेसोपोटामिया के लोग इनको कुछ बेचे होंगे, किनको, हड़प्पाई लोगों को। तो वही कह रहा कि मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधन का अनुकरण किया, किसने, हड़प्पाई लोगों ने। फिर कह रहा कि हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि, जिसको क्या कहते हैं, लापिस लजूली, ये देखिए फिगर देख रहे हैं, ये मणि है, नील मणि, इसी कहते हैं लाजवर्द मणि, व्यापार लगाया था। तो नील मणि का भी ये लोग व्यापार करते थे, जिसको क्या बोलते हैं, लाजवर्द मणि। फिर अवश्य ही इस मणि से शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी। तो देखिए जो शासक थे वो इसका यूज करते थे, तो उनसे क्या होता था, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, क्योंकि ये काफ़ी महंगे टाइप के पत्थर हुआ करते थे। आगे समझते हैं। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो देखिए मेसोपोटामियाई का जो अभिलेख है उसमें मेलुहा का चर्चा है।
अब मेलुहा किसको बोलते हैं? सिंध का ये पुराना नाम है। तो यानी देखिए सिंध प्रदेश से इनका कुछ रहा होगा, किसका? मेसोपोटामिया का, इसीलिए उसका जिक्र है। फिर आगे समझते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। दिलमन और मकन ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है। तो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में क्या है? दिलमन और मकन, ये 2 स्थान हैं जिसका उल्लेख मिलता है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए दिलमन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरैन से की जा सकती है। तो दिलमन का जो पहचान है वो किससे कह रहे हैं? फारस की खाड़ी जो बहरैन है उससे की जा रही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही। तो देखिए अभी वहाँ पे खुदाई हुआ नहीं है, कहाँ? बहरैन में। तो वही कह रहा कि उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही है। आगे है राजनीतिक संगठन। तो देखिए हड़प्पाई लोगों का राजनीतिक संगठन क्या था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमें हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की संस्कृति एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं है। देखिए वहाँ केंद्रित सत्ता का कोई वैसा साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन वहाँ की संस्कृति जो इतने लंबे समय तक टिकी रही, इसका ये माना जा रहा कारण कि कोई न कोई जो है केंद्रित सत्ता रही होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी गई। देखिए वही कह रहा है कि ये मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा क्या था? राजनीतिक इकाई था। तो उससे पहले हड़प्पा को ही इस तरह से माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की एकता और इतने लंबे समय तक ये लोग टिके रहे, इसकी वजह से ये कह रहे हैं। फिर आगे है, इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रहा। देखिए 600 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो ये सभ्यता 600 वर्षों तक कायम रहा। इसीलिए कह रहा है कि ज़रूर इसकी कोई न कोई इकाई रही होगी और कोई न कोई इनका केंद्र सत्ता रहा होगा। आगे समझते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है। तो देखिए ना तो मंदिर मिला है ना तो धार्मिक भवन मिला है, जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र में ये मिलते थे, मंदिर और धार्मिक भवन। फिर आगे कह रहा कि इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है, जिसका उपयोग नहाने धोने शुद्ध या सफाई के लिए किया जाता होगा। तो स्नानागार को अपवाद मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि धार्मिक स्नान किया जाता हो, पूजा से पहले लोग स्नान करते हों, तो ये अपवाद के रूप में माना जा रहा है। लेकिन कोई मंदिर या फिर इस तरह का धार्मिक भवन नहीं मिला है। आगे समझते हैं। आगे है, हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं है, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही स्थान था जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। देखिए इनका कहना है कि देखिए वहाँ के जितने लोग थे वो एक समान रूप से किसी धर्म को फॉलो नहीं करते थे, जबकि मेसोपोटामिया जो निचले मेसोपोटामिया के नगर में था वे वैसा करते थे। आगे समझते हैं। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। तो देखिए अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है लेकिन मंदिर नहीं थे। कहाँ पे? लोथल में मिला है, गुजरात के लोथल में। शायद कह रहे हैं कि हो सकता है कि अग्नि पूजा की जाती रही होगी। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था, वो लोग युद्ध ज़्यादा नहीं करते थे, एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करते थे। फिर जितना वाणिज्य की ओर था उतना विजय की ओर नहीं था। फिर कह रहा हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ण के हाथों में था, यानी जो व्यापारिक लोग थे उनके हाथों में था। फिर ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है, यानी अस्त्र शस्त्र वहाँ कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, इसलिए कहा जाता है कि विजय की ओर उतना उनका ध्यान नहीं था, वो लोग इतना ज़्यादा युद्ध की ओर नहीं केंद्रित थे। आगे समझते हैं। आगे है धार्मिक प्रथाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रथाएं के बारे में समझते हैं। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। तो देखिए भारी संख्या में स्त्री की मूर्तिकाएं मिली है। कैसी? मिट्टी की। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से
निकलता पौधा दिखाई गया है। देखिए ये वाला मूर्ति है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से हो रहा है। तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं कि मान रहे हैं कि ये लोग पृथ्वी देवी की बात कर रहे हैं, किसमें, इस फिगर में, जिसमें एक गर्भ से पेड़ को निकलता दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से पेड़ को निकलता दिखाया गया है। आगे समझते हैं। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते हैं। तो देखिए नील नदी की देवी जो है, नील नदी की देवी आइसिस है, तो मिस्र के लोग आइसिस की पूजा करते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जो हड़प्पाई लोग हैं वो लोग पृथ्वी की पूजा करते थे और उनको उर्वरता की देवी कहते थे। फिर आगे कह रहा है कि लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्रवासियों की तरह मात्र सत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हड़प्पाई लोग देखिए मिस्र के वासी लोग कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे, लेकिन हड़प्पाई लोग के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग हो भी सकते थे, नहीं भी। आगे समझते हैं। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था यह हम नहीं जानते। तो मिस्र के बारे में क्या कह रहा है कि वहाँ कन्या उत्तराधिकारी हुआ करती थी, यानी एक के बाद एक कन्या को सत्ता सौंपी जाती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं देखा गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर आगे कह रहा है कि कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति है, किंतु उसको कोई प्रामुख्यता नहीं दी गई है। सुदीर्घ काल के बाद ही हिंदू धर्म में इस मातृ देवी को उच्च स्थान मिला है। तो देखिए कह रहा है कि कुछ जो वैदिक सूक्ति हैं, यानी सूक्तियों में पृथ्वी माता की बारे में बताया गया है, लेकिन क्या है उसको उस समय प्रमुखता नहीं दी गई है। लेकिन बाद में हिंदू धर्म में क्या है, मातृ देवी की पूजा तो होती है, तो हम लोग पृथ्वी माता की भी पूजा करते हैं। आगे समझते हैं। ईसा की 6ठी सदी और उसके बाद से ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि विविध मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला है। तो देखिए ईसा की 6ठी सदी के बाद के बारे में बता रहा है कि दुर्गा, अम्बा और काली, चंडी के आदि देवियों के बारे में स्थान मिला है पुराणों में। फिर कह रहा है कि काल क्रमेण प्रत्येक गांव की अपनी अलग अलग देवी हो गई। देखिए समय के साथ क्या हो गया, सभी गांव की अपनी अपनी देवियां हो गई। फिर आगे समझते हैं। सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में समझते हैं। पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किया गया है, उसके सिर पर 3 सींग है। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरे टांग डाले बैठा है, जिसको पद्मासन कहते हैं। एक टांग पे दूसरा टांग डाल के दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पावों पर 2 हरिण है। देखिए ये फिगर देखिए, इसमें एक देवता है जो पद्मासन के अवस्था में बैठे हैं। इनका देखिए 3 सींग हैं। इसके आसपास देखिए अलग अलग प्रकार के जानवर हैं और नीचे भी कुछ जानवर हैं। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं ये। आगे समझते हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले हैं। तो पत्थर पर लिंग और योनि बने मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। तो देखिए ऋग्वेद में जो लिंग पूजन है उसको क्या बताया कि अनार्य जाति लोग करते हैं, मतलब जो आर्य नहीं है, अनार्य जाति लोग। फिर कह रहे हैं कि लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा का विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। तो लिंग पूजा है, देखिए शिवलिंग पूजा होती है, तो इसलिए इससे जोड़ रहा कि हिंदू धर्म में लिंग पूजन एक विधि मानी जाने लगी। आगे समझते हैं। आगे देखिए वृक्षों और पशुओं की पूजा किस तरह से करते थे इसको समझते हैं। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर यानी सील पर पीपल की डाली के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। तो हम लोग देखिए पीपल की पूजा आज भी करते हैं। तो सिंधु घाटी के समय भी इस तरह का साक्ष्य देखा गया था। आगे कह रहा है कि हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई पशु मुहरों पर अंकित हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर या एक सींग वाला गेंडा भी कहते हैं इसको, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, जो गेंडा हो सकता है। तो ये देखिए ये फिगर देख रहे हैं, ये जो मुहर है इस पे एक सींग वाला गेंडा छपा हुआ है। तो ये बहुत सारा मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग इसकी पूजा करते थे। आगे समझते हैं। उसके बाद
उसके बाद महत्व का है कुबड़ वाला सांड। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, कुबड़ वाला सांड। देखिए ये जो फिगर बना हुआ कुबड़ वाला सांड ये भी मिला है। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। तो माना जाता है कि शिव जी का सवारी चल रहा है, इसलिए सांड को क्या होता है, रास्ता दे दिया जाता है हिंदू धर्म में। इसी तरह सींग वाले देवता के चतुर्दक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती थी। तो सींग वाले देवता जो मिली थी उनकी भी पूजा होती थी, ऐसा माना जा रहा है। आगे समझते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनवाया जाता था। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि मेसोपोटामिया में मंदिर और देवताओं का मूर्ति बनाते थे, लेकिन ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में नहीं देखा गया। फिर आगे देखते हैं। कह रहा कि धर्मोपासना सूचक वस्तुओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नागरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक ना होगा, जो बात कांस्य युग के अन्य नागरिक समाजों पर भी लागू होता है। देखिए इनका कहना है कि धर्म से जुड़े सामान तो मिले हैं, जैसे मुहर पर कुछ देवताओं के चित्र हैं, मातृ देवी मिली हैं, तो इस तरह से कई सारे साक्ष्य तो मिले हैं धर्म को, लेकिन इसलिए धर्म से नहीं जोड़ा जाता क्योंकि देखिए वो लोग मंदिर नहीं बनवाए थे और ना तो उस तरह की मूर्ति बनवाए थे जिस तरह के आज के समय देवी देवताओं को मिलता है। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग इस तरह की मूर्तियां बनाते थे, इसलिए वो लोग धार्मिक थे। आगे देखते हैं। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए जब तक सिंधु लिपि जो है, जो चीज़ वहाँ पे लिपियाँ मिली हैं उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक उनके बारे में सही से नहीं कहा जा सकता कि वो लोग धार्मिक थे या नहीं थे। ताबीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। अनिष्ट कर सकते मतलब उनको नुकसान पहुंचा सकते, इसलिए उनसे बचने के लिए ऐसा मानते थे वो लोग, तो ताबीज़ पहनते थे। फिर कह रहा कि आर्योत्तर परंपरा से संबंध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेकों तंत्र मंत्र या जादू टोने दिए गए हैं और रोगों का तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज़ बताए गए हैं। तो देखिए वही ये कह रहा है कि अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता लोग भी उस समय ये करते थे। उनके बाद जो आर्य लोग आए हैं तो आर्य लोग भी इसके बारे में लिखे हैं, किसमें, अथर्ववेद में। आगे समझते हैं। आगे समझते हैं हड़प्पाई लिपि। तो हम लोग ये समझते हैं कि हड़प्पाई लोग किस तरह की लिपि यूज करते थे। तो देखिए प्राचीन मेसोपोटामियाइयों की तरह हड़प्पाई लोग ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था, यानी हड़प्पाई लोग भी लेखन कला जानते थे जैसे मेसोपोटामिया के लोग जानते थे। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो देखिए कह रहे कि 1853 ईस्वी में पहली बार लिपि मिला था। कब? जब कनिंगम ने मुहर देखी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद कह रहा है कि 1923 तक सभी लिपि प्रकाश में आ गई, मतलब जितनी भी लिपियाँ यूज होती थी वो सब मिल गई उनके अवशेष, तो लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये देखिए फिगर देख रहे हैं, ये जो है यही लिपि है, इस तरह से लिखा जाता था वहाँ के लोगों को। तो इतनी सारी लिपियाँ मिली हैं और भी ढेर सारी लिपियाँ हैं, लगभग 400 के आसपास लिपियाँ मिली हैं। आगे समझते हैं। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग संस्कृत से तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से। तो देखिए कुछ लोग द्रविड़ से, कुछ लोग संस्कृत से, कुछ लोग सुमेरी भाषा से इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए अभी उनकी लिपियाँ पढ़ी नहीं जा सकी है ठीक से, तो वो लोग का साहित्य में क्या योगदान रहा है वही बता रहे हैं कि साहित्य में उनके योगदान के बारे में नहीं कहा जा सकता है। आगे समझते हैं। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। पत्थर के मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामियों के थे।
अधिकांश अभिलेख मुहरों पर हैं और हर एक में 2-4 शब्द ही। देखिए ये एक मुहर है हड़प्पा सभ्यता का, तो इसमें देखिए 1 2 3 अक्षर बने हुए हैं। तो इसी तरह से जो मिले हैं मुहर उनमें कई सारे अक्षर बने हुए थे, तो सबको मिला के कह रहे हैं कि 4000 से अधिक नमूने लगभग मिले हैं। आगे समझते हैं। इन मुहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब जो वहाँ के धनी लोग थे उनका अपना अपना मुहर रहता होगा, तो इसलिए वो लोग यूज करते थे मुहर को। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ, यानी चित्र से बना हुआ जो लिपि होता है उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ है। और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। तो जितने भी फिगर बने देखिए ये हैं, इस तरह से बने हुए हैं। उनके जो अक्षर थे इस तरह से देखिए किसी न किसी चित्र के समान बने हुए थे। अब वही कह रहा कि जो हर चित्र थे वो किसी न किसी ध्वनि या भाव के वस्तु का सूचक है। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। तो जो हड़प्पा की लिपि है वो वर्णात्मक नहीं है, चित्रात्मक है। जैसे अगर बोलना हुआ आम तो सीधा आम का चित्र बना दिए, बस इस तरह से चित्र बना के वो लोग लिखना करते थे। आगे समझते हैं। आगे कह रहा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने का प्रयास किए गए हैं, परंतु यह तो सिंध प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। तो मिस्र और जो मेसोपोटामिया है, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से इसका तुलना करने की कोशिश किया गया, लेकिन यही कह रहा है कि ये तो सिंध प्रदेश का आविष्कार है, इसलिए इसका कोई उससे संबंध दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल का यूज कैसे करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।